जय हिंद दोस्तों। आज हम हर्ट के बारे में बताते हैं। तो हर्ट एक कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है जिसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो हर्ट हमारे यानी पक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीचों बीच स्थित होता है, जिसका वजन यानी एक वयस्क मनुष्य में 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है। तो अभी आपके लिए हमने पुरुषों के लिए बताया 300 से 350 ग्राम ये होता है पुरुषों में। महिलाओं में होता है 250 से 300 ग्राम तक का वजन होता है। अब चलिए हम हृदय के आकार के बारे में देखते हैं, इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार होता है 12 गुणे 8.5 गुणे 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखें तो एक हमारे एक बंद मुट्ठी के आकार की तरह हृदय का आकार होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं शंकु आकार। तो हमारा हृदय का आकार होता है शंकु के आकार का, जिसमें तीनों डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए हम देखते हैं कक्ष। जो हमारा हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कमरे होते हैं। उन कमरों को हम कहते हैं चैम्बर, यानी जो हमारा हृदय है वो कितने 4 कक्षों या 4 चैम्बरों का बना होता है। तो हृदय के कक्ष ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में होते हैं आलंद और निचले भाग में होते हैं निलय। यदि हम इस तरह से इसका चित्र बनाएंगे तो एक केवल आपके समझने की संरचना हृदय का चित्र नहीं है, केवल हम इससे समझ सकते हैं। तो जो ऊपरी भाग है एक कहलाते दोनों आलंद, और जो निचले भाग हैं इनको कहते हैं निलय। आलंद का मतलब होता है दोनों में रक्त एक साथ आता है, और निलय का मतलब होता है कि हृदय से दोनों से रक्त बाहर निकल जाता। आ मतलब आना और निलय मतलब हृदय से रक्त का निकल जाना। चलिए तब देखते हैं मछली। तो मछली में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली में कक्ष होते हैं 2। इस तरह से यदि हम चित्र बनाएंगे तो ऊपर का आलंद और नीचे का निलय, इसमें आलंद की संख्या 1 होती है और निलय की संख्या भी 1 होती है। अब देखते हैं उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जल और थल दोनों में रहते हैं। तो इसमें संख्या 2 आलंद होते हैं और इसमें 1 निलय होता है। तो कुल कक्षों की संख्या हो जाएगी 3, 2 आलंद और 1 निलय। चलिए इसके बाद देखते हैं स्तनधारी या पक्षी। स्तनधारी कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कहलाते हैं स्तनधारी। इसमें इस तरह से रचना होती है कि 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के दोनों आलंद जिसे हम क्या कहते हैं एट्रियम, नीचे के 2 कक्ष होते हैं निलय जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। इस तरह से हमारे हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं 2 आलंद और 2 निलय। चलिए तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं कि मछली में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली में होते हैं 2, 1 निलय और 1 आलंद। इस तरह से उभयचर जैसे मेंढक है, कछुआ है, इनमें कितने कक्ष होते हैं? 3, 2 आलंद होते हैं और 1 निलय होता है। अब देखते हैं स्तनधारी और पक्षी। इनमें कक्षों या चैम्बरों की संख्या होती है 4, जिनमें 2 आलंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो इस तरह से आप हृदय आपके लिए समझाने के लिए बनाया। यदि इस तरह से हृदय होता है तो इसका रक्त इसमें रहता है, इसका रक्त इसमें रहता है, एक दूसरे में मैच नहीं हो पाता। चलिए आप जब किसी के शादी समारोह में गए होंगे तो वहां देखा होगा आपने दरवाजे पे लिखा रहता है आपका दिल से स्वागत है। दिल यानी हृदय, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इसलिए करते क्योंकि हमारे शरीर में एक केवल हृदय ही है जिसे हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते हैं। यदि हम हृदय को डोनेट करेंगे तो हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। यदि हम मृत हो जाएंगे तो हम किसी को हृदय डोनेट नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर का सबसे प्रिय भाग है हृदय। इसलिए हम जब भी स्वागत सत्कार में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। चलिए तो हम हृदय का चित्र देखते हैं। चलिए तो हृदय का चित्र इस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम इस तरह से शेप बनाएंगे, एक तरफ थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे। इसके बाद हम यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां ले जाने के बाद इसको फिर से रिवर्स करेंगे। इस तरह से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इस लाइन को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे इस तरह से।
थोड़ा सा यहाँ गैप करने के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इसको इस लाइन को लाए थे तो इस तरफ से मोड़ा था इसको, अब इस लाइन को इस तरफ से मोड़ देंगे, इस तरफ से मोड़ के लाएंगे, इस तरह से बाल बनाते जाएंगे और उसके यहाँ जोड़ देंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक लाइन लाएंगे इस तरह से, इस तरह इसको आगे बढ़ाते लाएंगे, इस तरह से एक चैम्बर ये बन जाएगा। यहाँ एयर कोटा बना देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ एक वाई शेप्ड आकार बनाएंगे। एक यहाँ से बना देंगे। चलिए तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। चित्र के बाद हम देखते हैं इसका नामांकन। इसे कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा यानी महाधमनी। इसके भी 3 भाग होते हैं, अग्र महाधमनी, पश्च महाधमनी और कोरोनरी आर्टरी। चलिए इसके बाद देखते हैं वेना कावा महासरा। इसके भी 2 भाग होते हैं। महासरा जी क्या करती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाकर डालती है। तो इसका अग्रभाग होता है और इसका पश्च भाग, तो इसे कहते हैं अग्र महासरा और पश्च महासरा। चलिए इसके बाद देखते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारा राइट लंग्स के लिए और दूसरा लेफ्ट लंग्स के लिए, यानी दाएं फेफड़े के लिए और बाएं फेफड़े के लिए। चलिए इसको देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। ये भी दाएं फेफड़े के लिए और बाएं फेफड़े जाती है। चलिए तो हमारे हृदय में कुल कितने कक्ष हैं, 4। 1 2 3 4, 2 आलिंद और 2 निलय। चलिए तो हमारा हृदय क्या है, 3 स्तरों के बना होता है। इसको स्तर होते हैं 3 परतों का बना होता है। तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियम, दूसरी इसके भीतर वाली परत को कहते हैं एंडोकार्डियम, और इसके जो बीच वाली परत होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। तो 3 स्तरों का बना होता है। और इसके भीतर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड। जे बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। जैसे आप किसी छत पे से गिर जाए तो आपके हृदय में चोट ना लगे, इसलिए ये 3 स्तरों का बना होता है। और जिसके बीच के स्तर में कार्डियल लिक्विड भरा रहता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को हृदय में चोट नहीं लगती, क्योंकि उसके शरीर का सबसे कोमल हिस्सा हृदय है। यदि इसको चोट लग जाए तो क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसलिए ये हमारा रिब्स जो पसले रहते हैं, पसलियों के अंदर एक जाल के भीतर और दोनों फेफड़ों के बीच में सटा रहता है। चलिए महाराजा के आसन की तरह नीचे होता है डायफ्राम, जो इसको साधे रखता है। इस तरह से हमारा हृदय चारों तरफ से सुरक्षित रहता है। चलिए तो हमारे हृदय में रक्त कहाँ से आता है, तो इसमें बाल पाए जाते हैं। ये होता है हमारा कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम मिंट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये बाएं तरफ का भाग है, तो बाएं तरफ के भाग से बाइकस्पिड वाल्व या द्विबलनी कपाट। इस तरफ, तो जब इस तरफ बाएं है तो इस तरफ आ जाएगा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हम कहते हैं त्रिबलनी कपाट। तो इसमें हृदय जब भी रक्त आता है तो इसमें क्रमानुकुंचन के कारण एक साथ रक्त आता है और एक साथ दोनों से रक्त निकल जाता है। चलिए देखते हैं इसमें रक्त कैसे बहता है। तो पहले इसमें रक्त आएगा, एकदम से पहले पूरे शरीर का रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है वो स्राव द्वारा ला करके किसमें, हमारे इसमें यानी आले में डाल दिया जाता है। आले में डालने के बाद जैसे ही भर जाता है तो भरने के बाद इसका एकदम से रक्त नीचे आ जाता है, खचाक से भर जाता है नीचे का कोठर, जिसमें से इसमें इस तरह से एक बाल होता है कि ऊपर का रक्त नीचे तो आ सकता है लेकिन नीचे का रक्त ऊपर नहीं जाता है। यानी इसकी इस तरह से बनाई, जैसे आपने देखो साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरते हैं, तो हवा भरने के लिए इस तरह से बाल होता है कि हम बाहर से हवा तो भर सकते हैं। तो जैसे ही जब ट्यूब में हवा भर जाती है तो भरने के बाद इस ट्यूब के भीतर की हवा बाहर नहीं निकल पाती है।
तो इस तरह से होता है, केवल एक मार्गी छिद्र होता है। तो ऊपर से यानी हृदय में ऊपर का रक्त नीचे तो आ सकता है, लेकिन इसमें जब दबाव पड़ेगा तो इसका रक्त इस पहले वाले चैम्बर में नहीं जा सकता। वही संरचना यहाँ होती है कि जब आलन में रक्त आता, शुद्ध रक्त आता है, तो इसमें रक्त ऊपर से क्रमानुकुंचन, हृदय के क्रमानुकुंचन के कारण रक्त नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे का रक्त ऊपर नहीं जा सकता। और एक बाल यानी चैम्बर इसलिए बनाए जाते हैं कि शुद्ध रक्त एक तरफ रहेगा, अशुद्ध रक्त एक तरफ रहेगा। तो हमारे हृदय के जो दाहिना भाग है तो संपूर्ण दाहिने भाग में रहता है अशुद्ध रक्त, और हमारे हृदय के बाएं भाग में रहता है शुद्ध रक्त। इसलिए ये दीवारें बनाई जाती हैं कि ताकि शुद्ध रक्त हृदय रक्त यानी अशुद्ध रक्त से मैच ना हो सके। चलिए देखते हैं हमारे हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है। तो रक्त का परिवहन की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने रक्त परिवहन के बारे में बताया था। दो तरह से होता है, एक खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है, दूसरा होता है बंद रक्त परिवहन तंत्र। चलिए तो हमारा रक्त जो हमारा महाशिरा है, इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है अग्र महाशिरा, दूसरा होता है पश्च महाशिरा। यानी अग्र महाशिरा हमारे सिर की तरफ से रक्त लाती है, और पश्च महाशिरा हमारे धड़ यानी सिर की तरफ से कौन लाता है? अग्र महाशिरा। और धड़ का पूरा रक्त कौन लाता है? पश्च महाशिरा। इसने रक्त पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया और पूरे रक्त को कहाँ डाल दिया इसने? हमारे दाहिने आलन में रक्त को इकट्ठा डाला। चलिए इसको हम एरो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे ही रक्त आता है तो रक्त फिर इसमें होता है क्रमानुकुंचन की गति। तो इस तरह से रक्त हमारा दाहिने आलन से रक्त आ जाएगा किसमें? दाहिने निलय में रक्त आ जाएगा। और दाहिने निलय में रक्त आने के बाद इसमें भी क्रमानुकुंचन की गति होगी, जिसके कारण हमारा ये रक्त यहां से चला जाएगा हमारा कौन से? दाहिने और बाएं फेफड़े की तरफ चला जाएगा। उस समय दोनों एक साथ दबेंगे तो ए वाल्व तो बंद हो जाएगा, इसका रक्त इसमें नहीं जा सकता, लेकिन इसका रक्त ए वाल्व खुल जाएगा तो यहाँ से निकल के दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के लिए चला जाएगा। जैसे हमारे हृदय में जो अपवाद है वो पल्मोनरी यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, ये क्या करती है? बाकी सब तो ठीक ठाक काम करती है, सारी धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है और सभी शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है, और जो फुफ्फुस शिरा है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जब भी धमनी और शिरा में अंतर आता है तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही अंतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए तो क्या दाएं फेफड़े के ले जाएगा और बाएं फेफड़े के ले जाएगा। जैसे हमारा रक्त फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में कूपिका संरचना होती है, यानी जो फेफड़ों की छोटी इकाई होती है वो होती है कूपिका या एल्वोलाई। तो जैसे ही एल्वोलाई में जाता है तो हमारा वहां पे जो हीमोग्लोबिन रहता है वो बिल्कुल टकटकी लगाए बैठा रहता है कि कब रक्त आए, और हम जैसे हम सांस लेंगे तो वहां कूपिका में जैसे ऑक्सीजन जाएगी तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल बैठा रहता है, कब ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन को पकड़ करके हम रक्त में मिला दें। इस तरह से जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें से हमारा हम सभी जो वायु का मिश्रण लेते हैं तो हमारा N2 कितना जाता है? N2 जाएगा हमारा 78%। इसके बाद जो हमारा O2 रहेगा, O2 जाएगा हमारा 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, और बाकी रहेगी अन्य गैसें। तो ये सभी गैसें जैसे ही हमारे फेफड़ों में जाएगी, जैसे हम सांस लेंगे तो सांस लेने के साथ सभी गैसें जाती हैं। इसमें से केवल हमारा जो ऑक्सीजन है यानी हीमोग्लोबिन किससे? ऑक्सीजन से प्रेम करता है, तो इसलिए क्या करेगा? केवल ऑक्सीजन बस को लेके जाएगा, रक्त में मिलाएगा, बाकी सबको वहीं छोड़ देगा। तो जैसे ही इसने ऑक्सीजन को मिलाया तो हो गया रक्त हमारा ऑक्सीकृत। जो हमारा रक्त था क्या हो गया? ऑक्सीजन के मिलने से हो गया हमारा रक्त ऑक्सीकृत। आपने देखा जैसे जब किसी की बारात जाती है तो बारात में जो दूल्हे का पिताजी होता है वो घर घर जाके मनाता है कि चलो भाई बारात में चलना है, कपड़े नहीं तो कपड़े भी हो सकता है धुलवाने के लिए दे दे, साबुन लगाने के लिए दे, तो इस तरह से तैयार करवाता सबसे और बारात के लिए रेडी करवा के बारात में ले जाता है।
और जैसे ही शादी में आपने देखा होगा कि शादी में जैसे दूल्हे का टीका होता है उसके बाद बाराती बाहर में जाए, पता ही नहीं लगता किसको कहाँ जाना, कौन कहाँ से जाएगा, क्या करेगा। तो वैसे ही यहाँ भी कंडीशन होती है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, केवल ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, और ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद जैसे ही हमारा श्वसन होगा, श्वसन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नहीं है, अब वो किस माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। चलिए, तो दोनों फेफड़ों में हमारा जो अनाक्सीकृत रक्त था वो ऑक्सीजन से मिलने से ऑक्सीकृत हो गया। अब इसी तरह से दोनों फेफड़ों से हमारा रक्त आएगा पल्मोनरी फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, तो कहाँ लाएगा हमारा, बाएं आलन में लाएगा, यानी बाएं फेफड़े से और दाएं फेफड़े से पल्मोनरी शिरा के द्वारा हमारा जो शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत रक्त हुआ था वो हो गया हमारा किसमें, बाएं आलन में। अब बाएं आलन में जैसे हमारा रक्त आया तो कोटा क्या एकदम से भर गया, क्या हो गया, पूरा का पूरा भर गया। अब इसमें भी क्रमानुकुंचन एक साथ दबेंगे, क्रमानुकुंचन गति होगी जिस कारण से इसका एक साथ रक्त इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें बाएं निलय में। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ जो बाल्ब लगा, बाइकस्पैड बाल्ब या मिंटल बाल्ब लगा, इस बाल्ब की खासियत ये होती है कि रक्त को ऊपर से नीचे तो आने देता है, लेकिन एक रक्त को नीचे से ऊपर नहीं जाने देता है। चलिए, तो इस तरह से रक्त आगे यहाँ, अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर रहा है, इसके द्वारा हमारा ऑर्टा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा इस तरह से रक्त जैसे हमारा आया था आलन में, आलन से चला जाएगा निलय में, और निलय में आने के बाद ये यहाँ पाए जाते आर्य चंद्रा का बाल, आर्य चंद्रा का बाल, इनका भी काम होता है रक्त को बाहर तो निकाल देते लेकिन ये पुनः इसका रक्त भीतर नहीं आ पाता। चलिए, यहाँ आने के बाद रक्त तो महाधमनी में आएगा, तो इसके भी तीन भाग होते हैं, अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी, और होता हमारा कोरोनरी आर्टरी, इसे क्या कहते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी। तो अग्र वाला हमारा सिर की तरफ रक्त ले जाता है, पश्चिम वाला हमारा धड़ की तरफ रक्त ले जाएगा, और जो कोरोनरी आर्टरी ये हमारे हृदय को रक्त देगी। तो आपने देखा कि जब हृदय को ही रक्त नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा, वो तो मर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें कोरोनरी आर्टरी क्या करते हैं, हृदय को रक्त देती है। बहुत सारे लोगों को अटैक की समस्या बनती है, तो क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा तेल वाला गचा गचा खाते हैं, बिल्कुल तेल वाली चीजें या फास्ट फूड बहुत सारे एकदम पेट भर के खाते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी आर्टरीज रहती है इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और अंत में एक स्थिति ऐसी बनती है कि पूरी की पूरी नली क्या हो जाती है, चोक हो जाती है। तो जिसके कारण ये जब हमारी कोरोनरी आर्टरी हृदय को रक्त नहीं दे पाती है तो क्या होता है, हृदय को दे काम करना बंद कर देगा, जिस कारण व्यक्ति क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। चलिए, तो अब इस तरह से जो हमारा रक्त का परिवहन है एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमारा रक्त अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा आलन में आया था, एक नंबर की पोजीशन आलन में आया था, कौन से, दाहिने आलन में, दाहिने आलन से दाहिने निलय में गया था, बाल्ब के द्वारा, किसके द्वारा, त्रिवल्ली कपाट के द्वारा, ट्राइकस्पिड बाल्ब के द्वारा गया था। अब इसका जो रक्त होगा क्रमानुकुंचन के कारण कहाँ चला जाएगा हमारा, दाएं और बाएं फेफड़ों की तरफ, किसकी मदद से, पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके बाद देखते हैं जैसे हमारा फेफड़ों में जाएगा तो जो दाएं बाएं फेफड़े होंगे वहां से जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो तो इंतजार में बैठा रहता है कि कब ऑक्सीजन आए और ऑक्सीजन को पकड़ के अपनी झोली भर के हम रक्त में मिला के हृदय तक ले जाए। चूंकि हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना, हृदय ना तो रक्त को शुद्ध करता है ना अशुद्ध करता है, बल्कि क्या करता है, एक मोटर का काम करता है। जिस तरह से हमारी कूलर की मोटर होती है तो क्या करती है, पानी को बार बार निकालती रहती है, उसी तरह से हमारा हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, यानी पूरे शरीर से रक्त को लाता है और पूरे शरीर में रक्त को फैलाता है। तो दाएं बाएं फेफड़ों में हमारा रक्त आएगा, दाएं बाएं फेफड़ों से जो शुद्ध होकर रक्त आता है, शुद्ध होने का तात्पर्य उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो आया इसमें क्रमानुकुंचन गति होगी, जिसके कारण हमारा बाएं आलन से रक्त बाएं निलय में चला जाएगा, बाएं निलय के द्वारा हमारा महाधमनी, अग्र, पश्च और कोरोनरी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त फैल जाएगा। इस तरह से हमारे हृदय में रक्त परिवहन की प्रोसेस है। चलिए अब देखते हैं हमारे हृदय में
आखिर एक परमाणु कुंचन की गति कैसे हो रही, यहाँ कोई मोटर तो लग नहीं जो क्या करेगा, इसको बार बार प्रेस भी करेगा जिससे रक्त को बाहर या भीतर करता रहेगा। चलिए तो इसमें परमाणु कुंचन की गति कैसे होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पाया जाता है एक नोड पाया जाता है, यहाँ पर एक नोड होता है जिसे कहते हैं ऐसे नोड, साइनोएट्रियम नोड। इस नोड का काम होता है परमाणु कुंचन यानी कंपन पैदा करना। तो ऐसे नोड क्या करता है, कंपन पैदा करता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक रेज उत्पन्न होती है और इसके कंपन को यहाँ पाया जाता है एवी नोड। यहाँ कौन सा नोड पाया जाता है, एवी नोड जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड क्या करेगा, कंपन पैदा करेगा, इसके कंपन को कौन प्राप्त करेगा, एवी नोड। एवी नोड पूरे हृदय में कंपन को फैलाएगा और यही कंपन हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो आप अपनी धड़कन ऐसे नोडल कंपन के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी धड़कन चल रही है नहीं चल रही है। यदि आपकी धड़कन चल रही है तो आप जीवित हैं, यदि आपकी धड़कन नहीं चल रही तो क्या है, आप अजीवित की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए जल्दी से धड़कन को चेक कर लीजिए। और ये धड़कन इसकी ऐसे नोड में धड़कन उत्पन्न करने से एक साथ क्या होता है, इसमें परमाणु कुंचन होता है। इस एक तरफ से क्या होता है, दबता है, दबने से इनका पूरा जो रक्त होता है वो निचोड़ के नीचे आ जाता है। जैसे आप कपड़ा को लेते ना, अच्छा कपड़ा, गीला कपड़ा, उसको अच्छे से निचोड़ दो, निचोड़ने से क्या होगा, उसका जो पानी होगा वो पूरा का पूरा रिस जाएगा। उसी तरह से ये हमारे हृदय में ये एक साथ संचित होंगे, संचित होने से दोनों का रक्त क्या हो जाएगा, दोनों नलों में आ जाएंगे। आ लिन, आ मतलब आना, यानी दोनों में रक्त बाहर से आता है। निलय, नी से निकल जाना, यानी दोनों का रक्त हृदय से बाहर निकल जाता है। तो ये आता है दोनों बाल में, तो इस तरफ रहता है हमारा बाइकस्पैड वाल, इस तरफ रहता है ट्राइकस्पैड वाल। तो जो हमारा एवी ऐसे नोड ने जो कंपन पैदा किया था उसको लिया था एवी नोड। अब एवी नोड क्या करेगा, पूरे हृदय में धड़कन पैदा करेगा। तो एक साथ कंपित संचित हुए थे तो इनका रक्त इनमें आ गया, तो उसी समय एवी संचित होंगे तो तब तक इनमें रक्त बढ़ जाएगा, एक से संचित होंगे तो इसमें रक्त बाहर से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे हृदय में परमाणु कुंचन की गति के कारण बार बार रक्त आता है और बार बार हृदय से रक्त बाहर चला जाता है। तो एक साथ यानी शुद्ध अशुद्ध रक्त आता है, एक साथ शुद्ध अशुद्ध रक्त हृदय से बाहर निकल जाता है। अब चले कि आप जानते हैं कि हृदय एक सेकंड में कितना रक्त पंप करता है, या एक सेकंड में हमारा हृदय कितना, जिस तरह से मोटर पानी फेंकती है, जैसे हम कहते हैं ना 1 HP 2 HP 3 HP, उसी तरह से हमारा हृदय भी कितना रक्त पंप करता है। तो चलिए हमारा हृदय एक सेकंड में कितना 70 ml रक्त को पंप करता है, यानी हमारा हृदय है वो एक सेकंड में कितना 70 ml रक्त पंप करता है। तो चलिए देख लेंगे कितना छोटा है। अभी हम देखते हैं मिनट का देखते हैं तो कितना, एक मिनट में कितना करेगा, लगभग 5 लीटर। जो हमारा हृदय है वो एक मिनट में कितना 5 लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो है तो ये छोटा सा, इसमें हम देखें कि इसमें 5 लीटर कहाँ बना होगा, इसमें किस जगह बना होगा, मुश्किल से बनता है इसमें कितना 70 ml, जबकि एक मिनट में कितना 5 लीटर रक्त को पंप कर रहा है, क्योंकि इसमें 70 ml प्रति सेकंड 70 ml रक्त को पंप कर रहा है। उसी तरह से एक मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 5 लीटर के लगभग ये रक्त को पंप करता है। इस तरह से हम 1 घंटे और 1 दिन का भी लगा सकते हैं। चलिए तो इसने हृदय ने क्या किया, बार बार इसी तरह से हमारा रक्त यानी हृदय रक्त को पंप करता रहता है। चलिए देखते हैं कि आपने धमनी और सिरा के बारे में सुना होगा, लेकिन इसमें तो धमनी सिरा लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा ऑर्टरी महाधमनी और ये है महासिरा। तो जो हमारी महासिरा है, तो जो मोटा पाइप होगा उसे कहेंगे महासिरा, और ये आगे चल के थोड़ा पतला हो जाएगा जिसे कहेंगे हम धमनी, और ये आगे चल के और पतले हो जाते जिसे कहते हैं हम धमनिका। इस तरह से हमारा रक्त महाधमनी से जाएगा धमनी में, और धमनी से चला जाएगा धमनिका में। और उसी तरह से जब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पाचन होगा, पाचन होने के बाद तो वही रक्त हमारा जो क्या हो जाएगा, अब O2 से क्या बनेगा, O2 के बाद यहाँ से बनेगा CO2 यानी ऑक्सीकृत रक्त। जैसे भोजन का पाचन होगा तो अनॉक्सीकृत रक्त बन जाएगा, और जिसके कारण बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी उसी तरह से वापस आएगी।
तो पहले किस में आएगी, सिरका में, सिरका से आएगी शरा में, और शरा से आ जाएगी ये महाशरा में। आपने देखा होगा जो घर का पानी शुद्ध पानी रहता है इसी तरह से तो बहता है और वापस नालियों के माध्यम से हमारे घर से बाहर निकल जाता है। चलिए तो इसमें हम और देखते हैं अभी कि जो एक धमनी और शिरा होती है इसमें होता है एक प्रेशर होता है जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लड प्रेशर। तो जिसे हम कहते हैं बीपी। आजकल देखा होगा कि हर घर में बीपी बैठा है, हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं हर परिवार में बीपी या बीपी की मशीन रखी होगी, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट लगभग बीपी का मरीज होगा, उसको ब्लड प्रेशर की क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी बोले किसी व्यक्ति से परिचित कहीं रास्ते मिल जाए तो भाई कहाँ जा रहे हैं, तो यही बताता भैया हम बीपी न पहुंचने जा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एकदम तेली चीजें खाते हैं जिसके कारण हमारे जो धमनी और शिरा होती है इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो पाइप होता है, पाइप क्या होता है, इसकी आंतरिक दीवार क्या होने लगती है, सक्रिय होने लगती है। सक्रिय होने से जैसे आप कोई पंप चल रहा, पंप चलाने उसको आगे का मुंह जो प्रेस्ड करिए आप, तो क्या होगा, जो नॉर्मल पानी दे रहा था प्रेस्ड करने से बहुत दूर तक पानी फेंकेगा। उसी तरह से इसमें से नॉर्मल ब्लड जा रहा था, अब कोलेस्ट्रॉल जमने से इसकी गोयका सक्रिय हो गई और सक्रिय होने के साथ इसमें पानी बहुत तेजी से बहने लगा, जिससे व्यक्ति की धड़कन भी क्या हो जाए, बढ़ जाती, प्रॉब्लम भी होती बहुत सारी। चलिए इसके बाद तो जो बीमारियां बनेंगी वो आप चेक कर लेंगे। तो जो हृदय से संबंधित बीमारी होती है उसे हम ईसीजी या एमआरआई के द्वारा चेक करवा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें से हमारे हृदय में कौन कौन सी प्रॉब्लम से बनती है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी तो अटैक की समस्या हो सकती है, इसलिए हमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जितना हो उसका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। तो जो बीपी है, बीपी की यानी एक बेस के पुरुष में बीपी की जो रेंज होती है वो 120 से 80 mmHg होती है। जो 120 यानी जैसे क्या कहते हैं सिस्टोलिक, और दूसरा 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जो हमारा उच्च रक्तचाप है उसे कहते हैं हम 120 रेंज होती है, और निम्न रक्तचाप यानी हमारा 120 जैसे ब्लड प्रेशर से नापते हैं बीपी एम मशीन या ब्लड प्रेशर मशीन से ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो सबसे देखा होगा आपने जो मशीन रहती है इस तरह से, इसमें बीच की पतली नली में भरा रहता है पारा, जैसे प्रेस करते हैं वायु के द्वारा हवा के गुब्बारे से क्या करते हैं इसको भरते हैं, तो एक सबसे पहले ऊपर पहुंचता है छर्रा, ऊपर पहुंचने के बाद ये कितना 120, और इसके बाद जब इसको छोड़ दे तो धीरे धीरे क्या करता है नीचे तक गिरता है। तो न्यूनतम कहां तक गिरेगा, 80 तक। तो जो ऊपर की रेंज होती है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो सबसे नीचे की रेंज रहती है जिसे कहते हैं डायस्टोलिक। अब देखते हैं हृदय की धड़कन को कैसे चेक करते हैं। तो हृदय की धड़कन को आपने देखो डॉक्टर यहाँ से औला लटका रहता है, जिसमें क्या करता है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके हृदय में चेक करता है, यहाँ पे लगाता है, सीने में लगाता है कि इनकी धड़कन किस तरह से चल रही है। तो जो हमारे हृदय की धुनिया है वो 3 तरह से होती है। कौन कौन सी हृदय की धुनिया होती है, 3 प्रकार की होती है। चलिए तो हम देखते हैं, पहली ध्वनि होती है कौन सी, लब, दूसरी ध्वनि होती है डब, और तीसरी ध्वनि होती है मर मर। कौन सी है, हमारे हृदय की ध्वनि है। तो जो कौन सी, लब, लब का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में यानी दोनों आलम में रक्त भर जाता है तब आती किसकी ध्वनि, लब की ध्वनि आती है। जब हमारे हृदय में रक्त आता है तब किस तरह से, लब। जब आप देखते कोई बर्तन या लोटा को आप किसी बाल्टी में भरे तो इस तरह से ध्वनि आएगी लब। और जब हमारा रक्त हृदय से निकल जाता है तब आती है डब की ध्वनि। नॉर्मल हमारा हृदय जब धड़कन पैदा करता है तो उसमें कितना लब और डब, जब स्टेथोस्कोप को कान में लगा कर सुनते हैं तो हमें लब और डब की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद तीसरी ध्वनि होती है मरमर की, कि जब हमारे हृदय में किसी प्रकार की विकृति या टेम्परेचर के कारण या किसी बीमारी के कारण हृदय में कोई दिक्कत होती है तो धड़कन यानी थोड़ा सा कम सुनाई देता है, जिसे मरमर की ध्वनि के नाम से जानते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम हृदय से संबंधित कौन कौन से जी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न मिलेगा कि हृदय, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसके बाद प्रश्न बनेगा कि
सबसे ज्यादा किस जीव के हृदय में कक्ष पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कक्ष कितने कॉकरोच के हृदय में कक्ष पाए जाते हैं? 13 कक्ष पाए जाते हैं। जो कॉकरोच का भले ही छोटा सा जीव है, बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसके हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 13 कक्ष पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न बनेगा कि हृदय कौन सी कैविटी या कौन सी गुहा में सुरक्षित रहता है? तो कौन सी है? कार्डियल गुहा। किसमें रहता है? कार्डियल गुहा में हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। अब देखते हैं कि हमारे हृदय में कौन सी धमनी और शिरा का अपवाद होता है, यानी कौन सी धमनी है जिसमें अपवाद है। तो हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में अपवाद होता है। यहाँ पर वेन का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करते हैं? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और आर्टरी का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना, जबकि पल्मोनरी आर्टरी किसको? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। चलिए प्रश्न बनता है कि हमारा रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो हमारा रक्त कहाँ शुद्ध होगा? जैसे ही हमारा अशुद्ध रक्त यानी अनाक्सीकृत रक्त फेफड़ों में जाएगा तो हम सांस लेंगे, फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्त में यानी हीमोग्लोबिन किसको? ऑक्सीजन को पकड़ के रक्त में मिला देगा, जिसके कारण हमारा रक्त ऑक्सीकृत, जिसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त। और रक्त हमारा क्षमता कहाँ है? किडनी में। चलिए अगला प्रश्न बनेगा, एसिनोड है क्या चीज? तो एसिनोड एक पेसमेकर की भांति काम करता है, जिसका काम होता है एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मशीन जैसा कि अपने आप धड़कन पैदा करता है, यानी विद्युत तरंग उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे हृदय में एक धड़कन उत्पन्न होती है। यही धड़कन पूरे शरीर में फैल जाती है। जब कभी एसिनोड पूरी जिंदगी भर काम कर करके परेशान हो जाता है, वो कहता है भैया अब तो मैं थक चुका, मैं काम नहीं करूंगा, तो उस स्थिति में एसिनोड क्या करता है? काम करना बंद कर देता है, या कहें कि हड़ताल पे चला जाता है। तो इसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं? इस एसिनोड को हटा करके एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं। क्या होता है इसका नाम? पेसमेकर। एक कृत्रिम हृदय है, ये स्टील का बना होता है, एक खुद धड़कन पैदा करता है। तो एक व्यक्ति में धड़कन उत्पन्न के लिए व्यक्ति को क्या होता है? अचानक जो मृत्यु होने से बच सकता है। तो ऐसे नोड जो नेचुरल था उसकी जगह पर पेसमेकर का यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि हमारे हृदय में यानी मेंटल वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो एक प्रश्न आता है मेंटल वाल्व है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी मेंटल वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जो हमारे हृदय में दाहिने किसमें यानी बाएं भाग तरफ आलन और निलय के बीच में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या मेंटल वाल्व के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनेगा कि महाधमनी का क्या कार्य है? तो महाधमनी क्या करती है? हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अग्रभाग सिर की तरफ और पश्चिम भाग धड़ की तरफ, और तीसरा कोरोनरी आर्टरी खुद हृदय को रक्त देती है। चलिए देख प्रश्न बन सकता है कि हमारे हृदय में कोरोनरी आर्टरी का क्या काम है? तो सबसे महत्वपूर्ण काम तो इसी का है, क्योंकि बाकी धमनी तो पूरे शरीर को रक्त देती है, तो कोरोनरी आर्टरी खुद हृदय को रक्त देगी। अगर ये किसी दिन हड़ताल पे चली जाए तो हृदय को रक्त नहीं देगी, तो हमारा हृदय क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। चलिए अगला प्रश्न बनेगा कि महाशिरा का क्या कार्य है? तो महाशिरा इसके दो भाग होते हैं, अग्र महाशिरा सिर की तरफ से लाएगा, पश्चिम महाशिरा धड़ की तरफ से रक्त को लाएगा और रक्त को इकट्ठा करके हमारे दाहिने आलंद में डाल देगा। चलिए प्रश्न बनेगा अगला कि हमारे हृदय में आखिर में 4 कक्ष क्यों बनाए गए? तो हमारा हृदय एक विशाल संरचना है। हमारे जो हृदय हमारे शरीर में रक्त जोड़ों रहते हैं, जोड़ों के माध्यम से बंधा रहता है, यानी कई कोटरों में भरा रहता है, जिसके कारण हमारे इसमें कक्ष इसलिए बनाए गए ताकि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त से यानी अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त से मैच ना हो पाए। शुद्ध रक्त एक तरफ रहेगा, अशुद्ध रक्त एक तरफ रहेगा। इस तरह से हमारा शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मैच नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है एबी नोड का क्या योगदान है? तो एबी नोड का काम होता है कि जो ऐसे नोड ने जो तरंग पैदा की थी उस तरंग को हृदय के बाकी भागों में क्या करता है? पहुंच जाता है। इस तरह से एबी नोड का कार्य हो गया। चलिए प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हमारा हृदय कितने ग्राम का होता है? एक वयस्क मनुष्य में हृदय कितने ग्राम का होता है? तो जो वयस्क मनुष्य उसमें यानी पुरुषों में होता है हमारा हृदय कितना? 300 से 300
250 ग्राम और महिला में होता है 250 से 300 ग्राम का होता है। चलिए अब हृदय की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो हृदय की जांच को ईसीजी या फिर एमआरआई के द्वारा हृदय की जांच को किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न होता है कि जब ये वाल्व खराब हो जाए तो क्या होगा? जो हमारे वाल्व हैं यानी बाइकस्फीड वाल्व और ट्राइकस्फीड वाल्व है, ये खराब हो जाए तो क्या होगा? तो इनके खराब होने से जो हमारा आलिंद का रक्त है वो निलय में बिना किसी रुकावट के चलाया जाएगा, जिसके कारण हृदय की गतियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है और कभी झटके के साथ अटैक की संभावना हो सकती है। इस तरह से हमारा धमनी या सिरा जिस तरफ से कटाव, जिस तरफ का वाल्व खराब होगा तो उस तरफ से हमारा ये वाल्व चेंज किया जाता है। हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हमारा हृदय यानी सीने में वक्ष गुहा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और ये चारों तरफ से रिब्स के द्वारा ढका रहता है, जिसके कारण बाहरी आघातों से सुरक्षित बचा रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय का क्या काम है? तो ना तो रक्त शुद्ध करता, तो हृदय का क्या काम है? तो हृदय का काम है रक्त को पूरे शरीर तक ले जाना, पूरे शरीर तक लाना, यानी एक पंप का काम करते हैं, मोटर की भांति। जिस तरह से मोटर पंप करते हैं ऐसे पंप की तरह ब्लड को पंप करता है। चलिए अगला प्रश्न आएगा कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में होते हैं केवल 2 कक्ष, एक आलिंद और दूसरा निलय। चलिए अगला प्रश्न है, उभयचर में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर में होते हैं 3 कक्ष, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इसके बाद पक्षी में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षी में भी 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। चलिए हमारा हृदय किसी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मोटर लगे तो बढ़िया लाइट से लगा और चल जाए, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है बिना किसी थकावट के। और ये जब तक चल रहा तो आप भी चले, जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया तो आपने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शुल्क के, ये आपसे किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं लेता कि चलो आप चार्ज दे रहे तो चल रहा। तो बाकी कोशिकाएं तो कुछ हद तक काम करना बंद कर देती हैं, रिलैक्स में चले जाते हैं, लेकिन हमारा कभी सोचा है कि हृदय रिलैक्स में चला जाए? अगर हृदय में रिलैक्स चल जाए तो हमारा शरीर तो पूरा हड़ताल में चला जाए, मतलब शरीर ही काम करना बंद कर देगा। तो आशा करते आपके वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में दोस्तों को भेजिए। चलिए वीडियो को रखते, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।